नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा चौथा एपिसोड है जिसके ऊपर हम महाभारत के बिहाइंड द सीन्स जो मेकिंग सीन्स है उसके ऊपर आपको ढेर सारे ट्रिवियाज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताकर आपका मनोरंजन कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमारे 3 एपिसोड्स थे उसमें हमने आप सभी से इस लेजेंडरी धारावाहिक जो महाभारत 1988 है उसके जो प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, राइटिंग, म्यूज़िक से लेकर नरेशन, फिर सेकंड एपिसोड से हमने कास्टिंग की जो प्रक्रिया है, ओवरऑल प्रोसीजर है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कथाएं भी है, ट्रेजेडीज़ भी है। मतलब बिहाइंड द सीन्स एक बड़ी सीरियल, किसी बड़े चीज़ का निर्माण करते वक्त उसकी जो प्रिपरेशन होती है, उसकी जो मेकिंग होती है, उसकी जो बिहाइंड द सीन्स रहते हैं वो भी उतने ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो जिस हिसाब से, जिस मैग्नीट्यूड से ये जो सीरियल बनाई गई थी BR प्रोडक्शन के अंडर, तो उस सीरियल के जो प्रिपरेशन के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे थे। तो दोस्तों, ये हमारा चौथा एपिसोड है जिसमें हम आपसे आगे वाले कास्टिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उनका चुनाव कैसे हुआ उस पर्टिकुलर रोल के लिए, उस बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इस सीरियल के पीछे प्रोडक्शन का क्या विजन था, क्या उनकी रिसर्च थी, कैसे इसका प्री प्रोडक्शन हुआ, इसका राइटिंग, डायरेक्शन, ओवरऑल रिसर्च, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें कैसी की गई। फिर सेकंड एपिसोड से हम जान रहे हैं कि कास्टिंग, जो इनके बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे लेजेंडरी रोल्स इसमें निभाए थे, वो कास्टिंग की प्रक्रिया कैसे की गई थी, हर एक रोल के लिए कैसे कैसे एक्टर्स को कैसे फाइनलाइज किया गया। जैसे एपिसोड 2 में हमने बताया भीष्म पितामह जी के बारे में, जिसका रोल फाइनली जाकर मुकेश खन्ना जी ने किया था। इट वॉज़ वन ऑफ द डिवाइन इंटरवेंशन जो हम कहते हैं, जो एक दैवी प्रक्रिया थी जिसमें बहुत सारे रोल्स के लिए मुकेश खन्ना जी को कंसिडर किया गया था, लेकिन बाद में जाकर उन्हें फाइनलाइज किया गया भीष्म पितामह जी के रोल के लिए। फिर हमने जाना आचार्य द्रोणाचार्य जी के लिए सुरेंद्र पाल जी को कैसे फाइनलाइज किया गया। देन वी केम टू नो अबाउट युधिष्ठिर के रोल के लिए कैसे गजेंद्र चौहान कंसिडर हुए, और फिर संजय का रोल कैसे ललित तिवारी जी ने निभाया था। फिर तीसरे एपिसोड में हमने 4 कैरेक्टर्स के बारे में जाना था, 4 बड़े कैरेक्टर्स जो थे दुर्योधन, भीम, अर्जुन और कर्ण। दुर्योधन और भीम के जो रोल्स हैं उसकी जो कास्टिंग प्रक्रिया थी वो साथ साथ में चली, क्योंकि पुनीत इस्सर और प्रवीण कुमार सोपती, इनका इन रोल में आना एक बैलेंस प्रक्रिया थी। वो दोनों थे साथ में, एक साथ थे, उस हिसाब से वो रोल को उस तरह से जस्टिफाई कर सके। और दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया था ऑन स्क्रीन, तो बहुत ही बड़ी बात थी। फिर अर्जुन और कर्ण, अगेन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव पेयर यू कैन से, जिसमें अर्जुन का रोल किया था फिरोज़ खान जी ने, जिनका फिर स्क्रीन नाम ही उन्होंने रख दिया अर्जुन, और कर्ण का रोल किया था पंकज धीर जी ने। पंकज धीर वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर, उन्होंने फिर चंद्रकांता, कानून, द ग्रेट मराठा, इन लेजेंडरी सीरियल्स में भी, पॉपुलर सीरियल्स में भी अपना योगदान दिया था। उनके रोल को भी उन रोल को भी पूरी दुनिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से सराहा था। द ग्रेट मराठा, चंद्रकांता, इसमें मुकेश खन्ना जी भी थे, तो उनका भी बहुत सारा योगदान था इन बड़ी बड़ी सीरियल्स में आफ्टर महाभारत। तो ये सब चीज़ें हमने जानी थी अब तक के 3 एपिसोड्स में। अब ये चौथा एपिसोड है जिसमें हम शुरुआत करेंगे कास्टिंग के बारे में, जिसमें हम पहला नाम लेंगे मामा श्री शकुनी जी का। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अहम रोल था, और महाभारत जिसे हम कहते हैं उसके जो ये जो युद्ध हुआ उसके जो केंद्र बिंदु थे उसमें से एक थे शकुनी मामा जी, मामा श्री शकुनी। क्योंकि हस्तिनापुर के जो कुरु क्लैन है, जो कुरु वंश है, उन्हें कभी सेटल ना होने देने की उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। ही हैड हिज ओन रीजंस, उनके भी बड़े से ट्रैजिक कथा है। अगर उनकी पूरी अगर बात आप जानोगे उनके जीवन रहस्य की, तो आप जानोगे कि शकुनी मामा जी ने ऐसा षड्यंत्र क्यों किया पूरे कुल के बारे में, ऐसा उन्होंने क्यों किया, वाई ही वेंट ऑन टू अचीव हिज विलनस एक्ट्स ड्यूरिंग दिस एरा, क्यों उन्होंने वैसा किया।
तो उसकी भी एक रंजक कथा है। अगर वो कथा कोई समझ पाए तो हर कोई शकुनी मामा के एक्ट्स को जस्टिफाई भी कर सकता है, अगर उसे ठीक तरह से समझा जाए तो। ही हैड हिज ओन सेट ऑफ ट्रेजेडीज एंड ड्रामास इन हिज ओन लाइफ, और वो एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक बात थी उनके जीवन में। तो शकुनी मामा के बारे में अगर जानना चाहे तो उसके कास्टिंग के बारे में गुफी पेंटल जी ने 5-6 एक्टर्स की ऑडिशन ले रखी थी, लेकिन बी.आर. चोपड़ा टीम, जो जैसा कि मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में भी कहा था, गुफी पेंटल जी कास्टिंग फाइनल करते थे ऑडिशन के हिसाब से, और फिर जाकर उन एक्टर्स को बी.आर. टीम के साथ मिलाते थे, जिसमें उनकी रिसर्च टीम, प्रोडक्शन टीम, हर कोई शामिल हुआ। क्रिएटिव फील्ड से हर कोई शामिल होता था उस मीटिंग में, और वहाँ पे वो एक्टर फाइनल होता था। तो गुफी पेंटल जी ने शकुनी मामा के रोल के लिए बहुत सारे एक्टर्स का ऑडिशन लिया, उन्हें फाइनल भी किया और उनको बी.आर. टीम से मिलवाया भी, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही थी। वो रोल के लिए किसी एक्टर को फाइनल होना उतना तय नहीं हो रहा था। सो टेंशन बढ़ रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि महाभारत शुरू होकर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका था और शकुनी मामा जी का अपीयरेंस आने ही वाला था, जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र जी के लिए गंधार राज्य के राजकुमारी गंधारी का हाथ मांगने के लिए जब गंधार राज्य आते हैं, तब उस एपिसोड से मामा शकुनी जी का भी अपीयरेंस महाभारत सीरियल में हम देख सकते हैं। तो वो कुछ अराउंड 6वां-7वां एपिसोड रहा होगा मेरे ख्याल से, नीड टू चेक दैट फॉर एग्जैक्ट नंबर्स। तो वहाँ से वो उनका अपीयरेंस होने वाला था, लेकिन अब तक शकुनी मामा के रोल के लिए किसी को फाइनलाइज नहीं किया गया था। तो उस बात के लिए गुफी पेंटल जी बहुत चिंतित थे कि आखिर इस रोल में बी.आर. टीम किसको फाइनल करने वाली है। एंड देन द सस्पेंस गॉट ओवर। उनके अपीयरेंस के पहले, शकुनी मामा जी के अपीयरेंस के पहले, दोनों बी.आर. चोपड़ा जी और रवि चोपड़ा जी, उन दोनों ने गुफी पेंटल जी को बुलाया और उन्हें कहा कि मामा श्री शकुनी जी का रोल सिर्फ और सिर्फ आप निभाएंगे, मतलब गुफी पेंटल। तो ये सुनकर गुफी पेंटल जी एकदम चौंक गए कि एकदम से सडनली ये सब कैसे तय हुआ, क्योंकि अब तक वो कास्टिंग डायरेक्शन संभाल रहे थे, प्रोडक्शन डिज़ाइन संभाल रहे थे, पूरे सेट डिज़ाइन वगैरह वो सब के हेड थे वो। तो एकदम से ये रोल करना वगैरह, तो उन्होंने पूछा ये कैसे, मतलब हाउ ही एंड अप विद दिस रोल। तो वो जो प्रक्रिया थी पूरे कास्टिंग की, बी.आर. चोपड़ा जी और रवि चोपड़ा जी ने उन्हें कहा था कि वो जो कास्टिंग की प्रक्रिया वो जो हैंडल कर रहे थे, उस हिसाब से जो चातुर्य या फिर उनका जो क्लेवरनेस, जो उनका विट्टीनेस था, वो दिख गया था कि कैसे वो मैटर्स को संभालते थे, कैसे सिचुएशन संभालते थे। यू नो, दीज आर ऑल क्वालिटीज़। मैं पॉलिटिक्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिचुएशन संभालना, कैसे एक सिचुएशन में क्लेवरनेस दिखाना, यू नो, प्रसंगावधान दिखाना, यू नो, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो चीज़ें बी.आर. चोपड़ा जी और रवि चोपड़ा जी को भा गई थी। सो देन एंड देन दे हैव डिसाइडेड कि शकुनी मामा श्री के रोल के लिए सिर्फ गुफी पेंटल ही न्याय कर सकते हैं, वही इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। तो उन्होंने अपने मन की बात उन्हें बताई कि मामा श्री शकुनी जी का रोल सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप में ही वो सलाहियतें हमें दिख रहे हैं। तो गुफी पेंटल जी ने सोचा बहुत और फिर वो राज़ी हो गए, ठीक है। तो फिर फाइनलाइज तो हो चुके थे, लेकिन अब उस पर वर्क कैसे करें। तो उन्होंने फिर बाकी के जो कैरेक्टर्स थे, शकुनी मामा जी जो थे, वो उनका जो स्क्रीन अपीयरेंस था वो था ज़्यादा करके दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और धृतराष्ट्र जी के साथ, और थोड़ा बहुत गांधारी माता जी के साथ। तो उन्होंने सोचा कि ऑब्वियसली दुर्योधन जी का जो रोल है वो तो फेरोशियस लेवल का है, इज़ लाइक ट्रिमेंडस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। Karn, one of the tragic character, but he's also one of the strongest character within this Mahabharat setup. Dushasan, little funny, but yet again one of the क्या कहते हैं key character within the Mahabharat. धृतराष्ट्र, though he is blind in nature, उनके भी अपने philosophies थी, वो उनके भी अपने तर्क थे जो वो strongly रखा करते थे। तो ये सारे strong characters अपने आजू बाजू देखकर गुफी जी ने जाना कि अगर हम शकुनी मामा को थोड़ा लाइट रखें, मतलब स्वभाव के हिसाब से अगर उनको थोड़ा लाइट रखें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो थे वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे।
तो स्वभाव के हिसाब से अगर उन्हें लाइट रखा तो बात बन सकती है, मतलब वो जो बैलेंस है कि हर कैरेक्टर का स्ट्रांग होगा, तो हाउ वुड वन बैलेंस्ड बी टू दोज कैरेक्टर्स। तो उस हिसाब से उन्होंने शकुनी मामाश्री के रोल के लिए एक बैलेंस एक्ट रखने का सोचा। फिर उसमें थोड़ा एक डिसेबिलिटी भी उन्होंने ऐड की थी, उन्हें थोड़ा लंगड़ाते हुए दिखाया था। उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल में कहा है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं ऐड करूँगा, लेकिन या उसमें एक डिसेबिलिटी भी उन्होंने ऐड कर दी थी। और जो उनके जो एक्सप्रेशंस थे, ओवरऑल जो उनके हैंड मूवमेंट्स, उनकी जो सोच थी, कैसे वो सिचुएशन को संभालते थे, कैसे वो हर एक सिचुएशन से एक सॉल्यूशन निकालते थे, वेदर इट इज़ गुड सिचुएशन और अ बैड सिचुएशन, ही ऑलवेज केम अप विद राइट सॉल्यूशन फॉर दुर्योधन। तो वो जो उनकी पॉलिटिकल साइड थी, दैट वाज ट्रिमेंडस। तो वो रोल शकुनी मामा जी का जो रोल था वो गुफी पेंटल जी ने बहुत ही बाखूबी से निभाया था। देन उसमें उनका जो पूरा जर्नी है महाभारत कथा की, वो युद्ध जो है वो अराउंड 75th एपिसोड के बाद युद्ध शुरू होता है, लेकिन फ्रॉम कौरव पांडवों का जो बेसिक अपीयरेंस है फ्रॉम 25th एपिसोड, वहाँ से लेकर 75th एपिसोड तक इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ये जो पूरा जो प्रोसीडिंग्स रहता है, यू नो, डे टू डे लाइफ का, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में एक राज्य चलाने के लिए। So from 25th episode to 75th episode, we'll see all the political, pros and cons, permutations and combinations. तो उसमें पूरा जो अपीयरेंस था वो शकुनी मामा जी का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था। युद्ध में तो उनका ज़्यादा रोल नहीं था, क्योंकि उसमें तो सारे योद्धा थे, योद्धाओं के क्राउड में आप शकुनी मामा जी को इतना ज़्यादा देख नहीं सकते थे, लेकिन जो पॉलिटिकल साइड है इस पूरे जो हादसे की, महाभारत युद्ध एक हादसा ही था, जो एक चीज़ के फेलियर के हिसाब से जो डिप्लोमेसी थी वो फेल होती गई और फिर युद्ध इनएविटेबल बनते गया। तो वो पूरे जो डिप्लोमेसी के दौरान जो एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था वो था शकुनी मामा जी का। तो पूरे महाभारत में 3-4 कैरेक्टर्स ऐसे थे जो पब्लिक डिमांड पे हर एक एपिसोड में बार बार दिखाए जाते थे। उसमें से एक थे भीष्म पितामह जी, जिनका रोल मुकेश खन्ना जी ने निभाया, शकुनी मामा जी जिनका रोल गुफी पेंटल जी ने निभाया था, और भगवान श्री कृष्ण जी जिनका रोल हमारे प्यारे नीतीश भारद्वाज जी ने निभाया था। बहुत ही अच्छे रोल्स निभाए थे दोस्तों। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब आप भी जानते हो, लेकिन ये हमारा काम है बिहाइंड द सीन्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना। तो इस हिसाब से मैं आपसे कुछ ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो ये था शकुनी मामा जी के बारे में। उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में जाना। अब हम जानेंगे द्रौपदी जी के बारे में। द्रौपदी जी का रोल किसने किया था? इस रोल के लिए शुरुआत में कंसिडर हुई थी जूही चावला। जी हाँ दोस्तों, जूही चावला उस समय फिल्मों में नहीं आई थी। It was their struggling days and she was trying to get one of the prestigious roles during her early career. So उन्हें पता चला कि BR स्टूडियोज़ में महाभारत के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं। शी वेंट देयर एंड शी गॉट द रोल ऑफ द्रौपदी। ऑडिशंस उन्होंने भी दिया था, सब ने दिया था। तो द्रौपदी के रोल के लिए इम्पोर्टेंट था कि शुद्ध हिंदी भाषा का आना, और सुंदरता तो थी ही, लेकिन शुद्ध हिंदी भाषा, क्योंकि द्रौपदी का जो ओवरऑल डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ही इंटेंस लेवल का था। सो उसके लिए शुद्ध हिंदी भाषा का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन ऐसा हुआ, कुछ परिमाण ऐसे सेट हुए कि जूही चावला जी को बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रोल्स मिलने लगे, फिल्मों में रोल मिलने लगे। तो शी वॉज परसुइंग दोज रोल्स बेसिकली। तो उन्हें फिल्मी जगत में अपनी जगह बनानी थी, तो उसके लिए उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया। तो उसके बाद कंसिडर हुई रम्या कृष्णन। रम्या कृष्णन वही हैं जिन्होंने बाहुबली में शिवगामी देवी जी का रोल निभाया था। जी हाँ दोस्तों, रम्या कृष्णन। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्रिमिनल मूवी में रोल निभाया था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी वो थे। वजूद फिल्म जो थी नाना पाटेकर जी की, उसमें भी वो थी। तो शी वॉज क्वाइट पॉपुलर। तो रम्या कृष्णन का भी उसमें कंसिडरेशन था। साइड बाय साइड जो रूपा गांगुली थी, उनका भी कंसिडरेशन इसके लिए चल रहा था। रूपा गांगुली बंगाली जो इंडस्ट्री में बहुत ही उभरता हुआ नाम था उन दिनों में। तो गांगुली मैडम जो थी, उनका भी कंसिडरेशन इसमें चल रहा था।
लेकिन बात तब बनी जब रम्या कृष्णन और गांगुली मैडम इनके जो प्रीवियस जो एक्ट्स थे, प्रीवियस जो परफॉर्मेंसेस थे वो BR टीम ने देखे हुए थे। लेकिन रूपा गांगुली के लिए बात तब बनी जब जो शुद्ध हिंदी की जो बात हम करते हैं फॉर द डायलॉग डिलीवरी ऑफ द्रौपदी के रोल के लिए, तो वो बात उनमें ज़्यादा थी, क्योंकि रम्या कृष्णन जो थी उनका बेसिक जो सेटअप था वो साउथ का था और उनकी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो इस बात के चलते बाद में फाइनलाइजेशन जो था वो रूपा गांगुली की तरफ था। तो इस तरह से शी एंड अप विद दिस रोल और उन्होंने वो रोल बखूबी निभाया था। दोस्तों एपिसोड 47 और 48 जो है रिगार्डिंग द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी वस्त्रहरण, दोज वर दी इंटेंस एपिसोड्स, मतलब हर किसी के आंखों में आंसू आए होंगे। तो ऐसे वो एपिसोड्स थे जिसमें हमने देखा था कि कैसे द्रौपदी के एक्ट में जो रूपा गांगुली ने जो काम किया था, इट वाज ट्रिमेंडस, वेरी कमेंडेबल। सो वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे निभाया था। सो इसी तरह से हम देखें तो द्रौपदी के रोल के लिए रूपा गांगुली ने जो न्याय किया था वो बहुत ही बड़ा न्याय किया था। उसके बाद जो जयद्रथ एक बार द्रौपदी के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, नाकाम हो जाते हैं। फिर मत्स्य देश में अज्ञातवास के दिनों में कीचक, उनका जो सेनापति है विराट सेना का, उन्होंने भी अत्याचार करने की सोची, फिर भीम जी ने उनका वध कर दिया। सो द्रौपदी हैड हर ओन वे ऑफ सेट ऑफ ट्रेजेडीज एंड ड्रामास। तो उसके बारे में जो कुछ एक्ट्स थे, जो कुछ उनके प्रसंग थे, उन्हें रूपा गांगुली ने जो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। सो ये थे हमारे शकुनी मामा जी और द्रौपदी के रोल में रूपा गांगुली जी। दो कैरेक्टर्स के बारे में हमने जाना। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल्स थे दोस्तों, क्योंकि सम ऑफ द पाइवोटल रोल्स और जो कुछ आइकॉनिक एपिसोड्स हम देख सकते हैं। कृष्ण जन्म का जो एपिसोड है, फिर भीष्म पितामह जी के जो इनिशियल एपिसोड्स थे, उनकी जो जर्नी थी, फिर कौरव पांडवों का जो रंगभूमि में जो आगमन होता है उनके तरुणावस्था में, फिर लाक्षागृह के कुछ एपिसोड्स, फिर आते हैं आपके इंद्रप्रस्थ का निर्माण, फिर सबसे इंटेंस तो मैं कहूँगा वो द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी वस्त्रहरण के एपिसोड्स, फिर आता है उनका कीचक वध भी वन ऑफ द इंटेंस एपिसोड, जिसमें भीम जो है वो कीचक का वध करने की कोशिश में उनमें फाइटिंग होती है, बलपूर्वक उनमें युद्ध होता है और उसकी आवाज़ कोई और ना सुने इसके लिए बृहन्नला के रूप में जो अर्जुन थे वो तबला बजाते हैं, ढोलक पीटते हैं। तो उस आवाज़ में इनके जो फाइटिंग थी, इनकी जो फाइट थी, उसकी जो आवाज़ें हैं वो दब जाती हैं और बाद में उनका कीचक का वध भीम जी के हाथों हो जाता है। देन इट इज़ विराट युद्ध, जिसमें बृहन्नला के रूप में अर्जुन पूरे कौरव सेना को अकेले ही हरा देते हैं। एंड देन कम दी विराट रूप ऑफ श्री कृष्णा जी ड्यूरिंग पीस मीटिंग्स विद कौरवास। और फिर आगे जाकर तो एक बार भगवद गीता स्टार्ट हो जाने के बाद तो पूरे युद्ध के बारे में जो कथन है 75th एपिसोड के बाद, वो बहुत ही रोचक तरीके से दिखाया गया है। सो टोटल 94 एपिसोड्स थे और जिसमें ये पूरी जो महाभारत की कथा है वो बहुत ही विस्तार से और बहुत ही मेहनत से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिखाई गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इनके लिए एक्टर्स का योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। नो वन कैन रूल आउट their vast contribution, and also the important contribution of the pre-production and the team behind the camera, right from writing, direction, production, music, everything, narration, हरीश भिमानी जी। सो ये सब चीज़ों ने साथ आकर हमारे इस महाभारत सीरियल को एक अलग लेवल पर लेकर गए थे। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आगे जो कैरेक्टर आता है वो है अभिमन्यु जी का। अभिमन्यु वन ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ महाभारत वॉर, जो 13वां दिन है महाभारत वॉर का, जो टोटल 18 दिन चला था, लेकिन जिसमें जो 13वां दिन है वो था सिर्फ चक्रव्यूह और अभिमन्यु के बारे में। एंड इट वाज वन ऑफ द ट्रैजिक डेथ
पांडवों के साइड से जो डेथ हुई थी, जो ट्रैजिक डेथ हुई थी, इट वाज ऑफ अभिमन्यु। और उनके जन्म के विषय के बारे में बहुत सारी प्लानिंग की गई थी भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से। जो अर्जुन सुभद्रा विवाह जो था, जिस हिसाब से सुभद्रा का हरण करके अर्जुन के साथ उनका विवाह किया गया था, और फिर अभिमन्यु जी पैदा हुए थे, और उनका फिर जो पालन पोषण और ओवरऑल जो उनकी जर्नी रही, एक वॉर स्किल्स के हिसाब से उनकी जो प्रिपरेशन की गई थी, तो वो जो अभिमन्यु थे, उनका ओवरऑल एक अलग ही लेवल का योद्धा था वो अभिमन्यु। So it was one of the pivotal role within the last few episodes of महाभारत। So उस रोल के लिए कास्टिंग भी वैसे ही करनी थी। इसमें भी सेम स्टोरी है, जो द्रौपदी के कास्टिंग के वक्त जो एक्सपीरियंस बीआर टीम को हुआ, सेम स्टोरी गोज विद अभिमन्यु's रोल। अभिमन्यु के रोल के लिए शुरू में कंसिडर हुए थे गोविंदा जी। जी हाँ दोस्तों, हमारे फिल्मी एक्टर गोविंदा जी, लेजेंडरी एक्टर, जिन्होंने अपने अदाकारी से हमें बहुत ही एंटरटेन किया था 90s में, स्पेशली 90s में। 80s में तो उनके जलवे तो बहुत ही थे, लेकिन स्पेशली जो उनका जो हाई पॉइंट आया था वो 90s में आया था। तो गोविंदा जी को इस रोल में कंसिडर किया गया था अभिमन्यु जी के रोल के लिए। और जब भी वो जो ऑडिशंस चल रहे थे, तभी उन्होंने भी वो जो स्क्रिप्ट के ऑडिशन के लिए जो स्क्रिप्ट दी जाती है, स्क्रिप्ट के जो पेजेस, तो वो बैठ के उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे बीआर स्टूडियोज़ में। तो तभी जैसे कि फिरोज़ खान जिन्होंने अर्जुन का रोल किया था, उन्होंने वो याद बताई है कि जब अर्जुन के ऑडिशन के लिए वो भी आए थे, तो जब वो बीआर स्टूडियो में आए थे, तो उनके बाजू में बैठ के साथ में बैठ के गोविंदा भी अभिमन्यु के रोल के लिए ऑडिशन की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अर्जुन जी का, जो फिरोज़ खान जी का जो झुकाव था, वो अंग्रेज़ी भाषा की तरफ ज़्यादा था। तब तक वो हिंदी भाषा में इतने यूज टू नहीं हुए थे, तो वो उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने में परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो उस वक्त गोविंदा जी ने उन्हें गाइड किया था, हर एक जो स्क्रिप्ट का वर्ड है उसे कैसे पिच किया जाए या फिर कैसे उसे याद किया जाए, उस बारे में गोविंदा जी ने अर्जुन के रोल निभाने वाले फिरोज़ खान जी को गाइड किया था। एंड देन स्टार्स वेंट टू दी अदर साइड्स, और गोविंदा जी को फिल्मी जगत में एंट्री मिली, उन्हें बहुत सारे रोल्स मिले। तो उन रोल के हिसाब से उन्हें न्याय देने के लिए उन्होंने फिर महाभारत के अभिमन्यु का रोल नकार दिया। अभिमन्यु जो थे, पर्सनालिटी वाइज वो लंबे थे। ये जो जितने सारे योद्धा थे पांडवों के शिविर में, तो उन सब में अभिमन्यु जो थे, वो तो वीर योद्धा तो थे महारथ। तो पर्सनालिटी वाइज वो लंबे भी थे, तो उस हिसाब से कास्टिंग भी करनी ज़रूरी थी। तो गोविंदा के निकल जाने के बाद फिर उस रोल में कंसिडर किए गए थे चंकी पांडे जी। जी हाँ दोस्तों, चंकी पांडे, वो भी हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे एक्टर हैं फिल्मी जगत के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। तो उन्होंने उस रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, एंड सेम स्टोरी हैपेंड विथ हिम। उन्हें भी फिल्मी जगत में बहुत सारे रोल्स ऑफर हुए, तो उन रोल को न्याय देने के लिए उन्हें भी महाभारत का या अभिमन्यु का रोल छोड़ना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, गोविंदा और चंकी पांडे दोनों को अभिमन्यु के रोल के लिए कंसिडर किया गया था, बट ऑब्वियसली उन्हें फिल्मी जगत में रोल मिलने के कारण, फिल्मों में रोल मिलने के कारण उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया। फिर इसमें आए जो फाइनली कास्ट हुए, वो थे मास्टर मयूर। जी हाँ दोस्तों, मास्टर मयूर वही हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के फिल्मों में उनके बाल्यावस्था के रोल किए थे। जो कम एज के जो अमिताभ के जो रोल किए थे, वो मास्टर मयूर ने ही किए थे। तो उनकी भी ऑडिशन हुई, वो ऑडिशन पसंद आई, और इस हिसाब से फिर अभिमन्यु के रोल के लिए फाइनलाइज हुए मास्टर मयूर। और देखिए दोस्तों, उन्होंने वो रोल कैसे निभाया, कितनी बखूबी से निभाया। अभिमन्यु का रोल था ही उतना ट्रैजिक, इट वॉज इंटेंस, वन ऑफ द इंटेंस रोल। जो द्रौपदी, फिर अभिमन्यु, ये जो रोल थे वो इंटेंस रोल थे। इवन कर्ण का रोल भी एक इंटेंस था। मतलब जब भी उनका अपीयरेंस आता था, जब भी उनके डायलॉग्स डिलीवरी हुआ करते थे, तब वो एक इमोशंस को छेड़ते थे, और फिर वो एक के बाद एक जुड़ते जाने के बाद वो इमोशंस हाई हो जाते थे। दैट इज़ हाउ इट वेंट ऑन टू इंटेंस लेवल। तो द्रौपदी हो या फिर अभिमन्यु हो या फिर कर्ण हो, इनके रोल तो उस हिसाब से बहुत ही इंटेंस थे। तो ऑब्वियसली अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे,
तो उनके विवाह के एपिसोड के बाद ही उनके अपीयरेंस आने थे। वो बाल्यावस्था तो चल रही थी, लेकिन एक्चुअल में सीरियल में उनका जो तरुण अवस्था में जो एक्चुअल अपीयरेंस हुआ वो था विराट युद्ध के बाद। क्योंकि विराट युद्ध के बाद, वो युद्ध जीतने के बाद, मतलब सिंगल हैंडेडली बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को हरा दिया था। और उस विराट युद्ध के बाद जब ये डिप्लोमेसी चल रही थी कि युद्ध को वेदर युद्ध करना है या नहीं करना है, वेदर धृतराष्ट्र जी ऐसे ही अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद इंद्रप्रस्थ पांडवों को फिर से लौटाएंगे कि नहीं, इन बातों से पहले उत्तरा जो मत्स्य देश की राजकन्या थी, विराट राजा जो थे उनकी जो कन्या थी उत्तरा, उनका विवाह अभिमन्यु जी के साथ हुआ था। तो उस विवाह के लिए हस्तिनापुर से कोई नहीं गया था, क्योंकि डर ये था कि कहीं उस विवाह के अपीयरेंस में कहीं कुछ झगड़े ना हो जाए। क्योंकि भीष्म पितामह जी का ये कहना था कि बहुत सालों के बाद पांडवों के नसीब कोई खुशी आई है, कोई खुशी के पल आए हैं, उनके यहाँ पे शुभ कार्य होने जा रहा है। उससे पहले उन्होंने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताया था, और उससे भी पहले वो ट्रैजिक जो प्री प्लान जिसे हम कह सकते हैं द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी वस्त्रण, तो ऑब्वियसली द्यूत क्रीड़ा का एक भयानक परिणाम निकला। लेकिन द्यूत क्रीड़ा तो प्लान की गई थी मामा शकुनी जी और दुर्योधन के कारस्थानों से। तो वो सारे बहुत ही ट्रैजिक पल, बहुत ही दुख भरे पल तो नहीं कह सकते, साल पांडवों ने बिताए थे। तो भीष्म पितामह जी को लग रहा था कि इट इज़ अ टाइम टू हैव देम अ गुड टाइम विद देम, जो उत्तरा और अभिमन्यु का जो विवाह होने वाला था। तो इसके लिए हस्तिनापुर से उस विवाह को कोई नहीं गया था। फिर बाद में जब डिप्लोमेसी युद्ध के बारे में चल रही थी और फिर फाइनली इट वेंट ऑन टू डिक्लेयर कि वॉर डिक्लेयर हो चुकी थी। और जब युद्ध शुरू हुआ, शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह जी ने संभाला, पूरे नियमों के साथ युद्ध लड़ा गया। बाद में उनके बाणों की शैया में वो जाने के बाद फिर नियम जैसे कोई कानून नहीं थे। फिर 13वें दिन में ये अभिमन्यु जी का वध हुआ। चक्रव्यूह में हर किसी 7 महावीरों ने अभिमन्यु को घेर कर मारा। सारे नियमों को एक जगह पर रखकर, कोई नियम फॉलो नहीं किए गए थे। इट वॉज वन ऑफ द ट्रैजिक डेथ फ्रॉम पांडवा साइड। और इस हिसाब से अभिमन्यु जी का नाम भी अजरामर हुआ कि इतने सारे महावीरों के साथ वो अकेले लड़े और फिर गलत तरीके से उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन वो जो वीरगति थी वो ऐसे किसी और योद्धा को नहीं मिली। तो अभिमन्यु का नाम इस हिसाब से अजरामर हुआ था। फिर दोस्तों हम जानेंगे धृतराष्ट्र और माता गंगा का क्या कैरेक्टर्स कैसे फाइनल हुए थे। धृतराष्ट्र के रोल के लिए गिरिजा शंकर का नाम फाइनल हुआ था और माता गंगा के रोल के लिए किरण जुनेजा का। ये दोनों जो एक्टर थे वो महाभारत सीरियल से पहले बुनियाद सीरियल में काम कर रहे थे। या जी हाँ दोस्तों, बुनियाद सीरियल भी बहुत ही पॉपुलर सीरियल थी उन दिनों 80s में, 86 के दौरान, 86 का साल था वो। और पब्लिक डिमांड पे बहुत ही अच्छी पॉपुलरिटी थी इन दोनों एक्टर्स की। तो ऑटोमेटिकली जब ऑडिशंस हुए तो इन दोनों रोल्स के लिए, धृतराष्ट्र के लिए गिरिजा शंकर जी और माता गंगा के रोल के लिए किरण जुनेजा जी फाइनल हुए। हमने देखा वो रोल्स उन्होंने कैसे निभाए। माता गंगा जी का जो अपीयरेंस था वो शुरू के एपिसोड्स में हम ज़्यादा देख सकते हैं, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट शंतनु के जो विवाह हुए थे माता गंगा और बाद में माता सत्यवती के साथ। तो शुरू के एपिसोड्स में जब भीष्म पितामह जी का जो जन्म होता है, देवव्रत का जो जन्म होता है, बाल्यावस्था में उनका नाम देवव्रत था। तो वो जो पूरा सीक्वेंस है शुरू के 7-8 एपिसोड वो माता गंगा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो उसमें किरण जुनेजा जी ने बहुत ही अच्छा अपना सहयोग दिया था और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। और बाद में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से आगे जाकर 94 एपिसोड तक बीच बीच में जब भी ज़रूरत होती थी तब माता गंगा के रूप में किरण जुनेजा जी अपना अपीयरेंस दिया करती थी। तो ये था माता गंगा के बारे में। और जब धृतराष्ट्र जी की हम बात करते हैं, वाह व्हाट अ रोल, यू नो, ज़्यादा क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता क्योंकि इतने सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं महाभारत के पूरे इस कथा में, पूरे इस एपिसोड में। तो इन बहुत सारे महावीरों में, बहुत सारे भगवानों में, बहुत सारे शूर योद्धाओं में धृतराष्ट्र जी का नाम पीछे रह जाता है। धृतराष्ट्र और विदुर, ये 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं उनको अपने ड्यू क्रेडिट्स नहीं मिले।
मतलब उनके रोल उन्होंने इतने सटीक तरीके से, उतने बारीकी से निभाए थे। उनके डायलॉग डिलीवरीज, उनका जो डिटेलिंग था, निरीक्षण था, उस रोल पर काम करना था, इंटेंस उनके जो डायलॉग डिलीवरी हुआ करते थे, वो एकदम लाजवाब था। तो धृतराष्ट्र की जो ओवरऑल पर्सनालिटी थी, उनके साथ उन्हें लगा था वो अंधे होने के कारण उनके साथ अन्याय हुआ है, और फिर उस हिसाब से जो डिक्लाइन होते गया मानवीय मूल्यों का, दुर्योधन के अहंकार के हिसाब से उन्हें बढ़ावा दिया मामा शकुनी और पुत्र प्रेम के हिसाब से धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र जी ने। तो वो जो पूरा जो उनका जो थॉट प्रोसेस था धृतराष्ट्र का, कि उनका क्या सोचना था, जो भी जैसे भी चीज़ें आगे बढ़ी, उनके साथ कैसे अन्याय हुआ, उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी, उस हिसाब से उन्हें राजा क्यों नहीं बनने दिया, फिर कैसे उनके पुत्र के साथ भी आगे जाकर अन्याय होगा, जो हस्तिनापुर का जो सिंहासन है जो उनके अधीन था, वो कैसे पांडु को, महाराज पांडु को दिया गया, और बाद में उनके पुत्र के ऊपर भी कैसे अन्याय हो सकता है, उसके ऊपर उनके अपने विचार थे। और उन विचारों के साथ वो आगे बढ़े। उनको पुत्र मोह का जो उनका लगाव था, उसे उन्होंने आगे रखा, एक राजा होकर भी एक पिता उन पर हावी हुए, और फिर दिस ऑल थिंग्स एक के साथ एक गिरते चले गए, पूरे मानव मूल्य। और जो चीज़ इंद्रप्रस्थ में जो बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था पूरे हस्तिनापुर का, तो वो इंद्रप्रस्थ भी बाद में पीछे छूट गया। और फिर बाद में वॉर डिक्लेयर हो जाने के बाद पूरा जो दायित्व था वो धृतराष्ट्र जी पर ही था, क्योंकि वो राजा थे पूरे हस्तिनापुर के, पूरे भारतवर्ष के एक चक्रवर्ती सम्राट अगर कहें तो उस समय धृतराष्ट्र जी थे। तो वो उनका दायित्व था कि पांडवों पर अन्याय ना हो, दोनों कौरव और पांडवों पर अन्याय ना हो, और शांति से पूरा जो जीवन है वो व्यतीत कर सके। लेकिन वो उसमें उन्हें नाकाम हो गए थे, क्योंकि उनके अपने कुछ मजबूरियां थी, अपने कुछ उनके थॉट प्रोसेसेस थे, जिसका फ़ायदा बाकी लोगों ने उठाया, और फिर ये इनएविटेबल वॉर फाइनली हो ही गया। तो ये था धृतराष्ट्र जी के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे शंतनु और भरत, इन कैरेक्टर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शंतनु जैसे माता गंगा के बारे में मैंने बात की थी शुरू के कुछ एपिसोड्स में, जहाँ पर भीष्म पितामह जी का अपीयरेंस होने वाला था, उनका जन्म होने वाला था। तो उस हिसाब से शंतनु और माता गंगा का विवाह दिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो उस रोल के लिए कोई रोमांटिक आदमी ही बीआर टीम ढूंढ रही थी। जैसे बीआर चोपड़ा जी ने खुद कहा था कि शंतनु के रोल के लिए रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि कोई फेरिशियस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगे, उस रोल के लिए कोई रोमांटिक आदमी ही चाहिए था, जो मतलब माता गंगा से विवाह करके पुत्र पैदा करते हैं। 7 जो पुत्र थे वो नदी में बहा दिए थे माता गंगा ने, फिर जो 8वां पुत्र था वो उनको बचाया उन्होंने खुद, और फिर उस पुत्र को माता गंगा लेकर गई थी बाल्यावस्था में, और तरुणावस्था में फिर उन्होंने फिर से वो पुत्र चक्रवर्ती राजा शंतनु जी को लौटाया था। वो पुत्र के आ जाने के बाद भी उन्होंने दूसरे विवाह के बारे में ही वॉज रोमांटिक इनफ। और ऑब्वियसली जो वैवाहिक जो जीवन था उनका, पहला जो विवाह हुआ था माता गंगा के साथ, वो इतना सुखमय नहीं था। तो ऑब्वियसली ही हैड हिज ओन सेट ऑफ ट्रेजेडीज। तो उस हिसाब से उन्हें फिर से प्रेम हुआ माता सत्यवती के साथ, और फिर वो विवाह के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ट्रेजेडीज थे, विच लीड्स टू भीष्म प्रतिज्ञा ऑफ देवव्रत, और वहाँ से देवव्रत जो थे वो भीष्म पितामह बनते चले गए। तो उस रोल के लिए, शंतनु के रोल के लिए ऋषभ शुक्ला जी ने योगदान दिया था, और बहुत ही रोमांटिक ऐसी उनकी छवि है, उनका जो पर्सनालिटी का ठहराव है, डायलॉग डिलीवरी में उनका जो ठहराव है वो देखने जैसा है। इट्स क्वाइट अमेजिंग। मतलब उन्होंने दूसरे सीरियल्स में श्री कृष्ण का भी रोल किया था, भगवान श्री कृष्ण जी का, तो वो भी उन्होंने बहुत ही बाखूबी से निभाए थे। फिर ऐसे भी है, बहुत सारे रोल उन्होंने किए थे। द ग्रेट मराठा में उन्होंने शाह आलम 2 का भी रोल किया था, जो दिल्ली के मुग़ल साम्राज्य के दिल्ली के जो बादशाह थे, उनका रोल भी, उस रोल में भी पर्सनालिटी का ठहराव, डायलॉग डिलीवरी का ठहराव बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ऐसे ऐसे जो रोल थे जिसमें एक ठहराव, पर्सनालिटी का जो ठहराव, मतलब हर चीज़ हम फास्ट पेस से नहीं बात कर सकते, कुछ डायलॉग जो है जिसमें बीच में एक ठहराव इम्पोर्टेंट रहता है, तो उस ठहराव के लिए ऋषभ शुक्ला बहुत ही अच्छा काम करते थे। तो शंतनु का जो ओवरऑल ट्रैजिक रोल था वो उन्होंने बहुत ही बाखूबी से निभाया, और वो रोल बहुत ही अच्छा गया उनका।
इसके बाद हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट भरत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भरत ये वही राजा थे जिनके नाम के ऊपर से आज हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। भरत जो थे वो दुष्यंत और शकुंतला इनके पुत्र थे। तो उनके जो न्याय प्रविष्ट राजा थे, उन्होंने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया था क्योंकि वो उसके लिए उन क्वालिटीज़ के लिए पात्र नहीं थे। तो उन्होंने जनता की तरफ से, जनता में से लायक जो व्यक्ति हो उसे राजा बनाया था, अपना वारिस बनाया था। तो ऐसे राजा थे राजा भरत। तो उस राजा के लिए उनका सिर्फ एक ही एपिसोड था, एक या दो एपिसोड थे। तो उन एपिसोड्स के लिए अपीयरेंस दिया था राज बब्बर जी ने। जी हाँ दोस्तों, लेजेंडरी एक्टर राज बब्बर जी, बहुत ही फेमस और पॉपुलर एक्टर। तो जैसे कि BR टीम का जो हार्डशिप था कि किसी फिल्मी एक्टर को इसमें ज़्यादा कास्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द डेट इश्यूज़, क्योंकि एक लंबे वक्त तक डेट्स मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो सिंस राजा भरत जो थे, उनके जो एपिसोड्स थे सिर्फ एक या दो एपिसोड का ही काम था, तो उसके लिए उन्होंने, और एक तगड़ी शुरुआत मिले इस सीरियल को, इसके लिए उन्होंने फिल्मी जगत के ही फेमस एक्टर राज बब्बर जी को कास्ट किया था राजा भरत के रूप में। और उन्होंने लाजवाब इसमें काम किया था, अपनी छाप छोड़ी थी। आदर्श राजा कैसे होता है उसका एक परिमाण सेट किया था। और उसके बाद जो राजा शंतनु आए, राजा भीष्म पितामह राजा बनते बनते रह गए। फिर उनके बाद जो आए थे चित्रांगद, विचित्रवीर्य, फिर आए थे पांडु, फिर आए धृतराष्ट्र, फिर आए युधिष्ठिर, दुर्योधन। ये कैसे कैसे मूल्यों की, मानव मूल्यों की अधोगति होती गई, ये हमने महाभारत सीरियल से देखा। तो अगर इस अधोगति को कंसिडर करें तो चक्रवर्ती सम्राट भरत, इनके जो मानव मूल्य थे, उनकी जो फिलॉसफीज़ थी, उनके जो चरित्र थे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे दर्शकों। वो जो उनके जो विचारधाराएं थी, उनके जो थॉट प्रोसेसेस थी कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, तो वो जो मानव मूल्य थे बहुत ही उनके जो रोल से, उनके जो व्यक्तित्व से जो बात छलक रही थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूल्य थे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। तो दोस्तों, ये थे महाराजा भरत, जिसके कास्ट में हमने देखा था राज बब्बर जी को। तो दोस्तों, ये एपिसोड यही एंड करते हैं। ये हमारा चौथा एपिसोड था जिसमें हमने जाना तब्बल लगभग 5 से 7 कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें थे मामा श्री शकुनी, जिसके रोल में थे गुफी पेंटल जी। फिर द्रौपदी के रोल में थी रूपा गांगुली। फिर अभिमन्यु के रोल में थे मास्टर मयूर। फिर आए थे धृतराष्ट्र और माता गंगा, जिनके रोल किए थे गिरिजा शंकर और किरण जुनेजा जी ने रिस्पेक्टिवली। फिर हमने जाना शंतनु के रोल के बारे में, ऋषभ शुक्ला जी ने जो ये रोल किया था। और फाइनली हमने जाना राजा भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनका लेजेंडरी रोल किया था राज बब्बर जी ने। तो दोस्तों, ये थे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। अगले एपिसोड में हम जानेंगे विदुर और भगवान श्री कृष्ण जी के कैरेक्टराइजेशन के बारे में, उनके रोल्स कैसे फाइनल हुए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ऐसे ही प्यार से और लगाव से देखा करिएगा। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम बताते हैं। ये सब डेटाबेस जो है, ये सब इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उसको एक कंबाइंड पैकेज करके एक साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और इन ज्ञान भरे वीडियोस को बाकी दूसरे जनता के साथ भी, अपने परिजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।